दुनिया भर में रेप, बलात्कार जैसे संगीन जुर्म के लिए कई कड़ी से कड़ी सजा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी कई कानून हैं, फिर भी बलात्कार होते हैं। क्यों? क्या हम इस जुर्म को अपने समाज से हमेशा के लिए मिटा पाएंगे? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गजौल। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत ही दुखद और शर्मनाक हादसा चर्चे में है, जहां एक मेल टीचर पर आरोप है कि उन्होंने अपनी ही एक स्टूडेंट का, एक 16 साल की गर्ल स्टूडेंट का रेप किया है। लेकिन इस मुद्दे को चर्चे में लाने से पहले मैं आपको भारत में हुए कुछ बहुत ही खौफनाक गुनाहों से रूबरू करवाना चाहता हूं, जो बहुत चर्चे में रहे। भारत में हुए 10 ऐसे बलात्कार के केसेस जिसने पूरे देश को हिला दिया था। इन केसेस को आपके सामने लाने का मेरा मकसद है इंसानों का हैवानियत को पार कर देने वाला उस रूप को दिखलाना जिसे सुनकर आप और हम जैसे आम लोगों की रूह कांप जाएगी। सबसे पहला, सुजेत जॉर्डन रेप केस। सुजेत जॉर्डन कोलकाता की एक सोशल एक्टिविस्ट थी जो रेप के खिलाफ और वुमेन राइट्स के लिए लड़ती थी। 5 फरवरी 2012 की रात को चलती कार के अंदर बंदूक के नोक पर सुजेत जॉर्डन के साथ गैंग रेप किया गया और उसे पार्क स्ट्रीट कोलकाता में बाहर कहीं फेंक दिया गया। एन्सेफेलाइटिस से जॉर्डन की मौत के 9 महीने बाद 10 दिसंबर 2015 को मामले में मुकदमे के 3 आरोपियों को दोषी पाया गया। उन्हें सजा हुई। हालांकि ऐसे मामलों में विक्टिम की आइडेंटिटी गुप्त रखी जाती है, पर जॉर्डन ने खुद अपना नाम रिवील किया था, यह कहते हुए कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी और वे बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हैं। दूसरा केस, निर्भया रेप केस। इस केस से तो हर कोई वाकिफ है। 2012 के दिल्ली गैंग रेप विक्टिम, जिसे मीडिया ने निर्भया नाम दिया, उनके साथ नई दिल्ली में बस में सवार होकर 6 लोगों ने बलात्कार किया। लोहे की छड़ से लड़की को गंभीर रूप से घायल हुई थी लड़की, और उसी चोट के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई। 6 आरोपियों को पकड़ लिया गया। उनमें से एक राम सिंह ने जेल में ही आत्महत्या कर ली थी। उनमें से 4 को मौत की सजा हुई, जबकि जुवेनाइल को रिमांड होम में 2 साल रखने के बाद रिहा कर दिया गया। तीसरा केस, 2019 का हैदराबाद रेप केस। नवंबर 2019 में हैदराबाद के पास शमशाबाद में एक 26 वर्षीय वेटरनरी डॉक्टर के साथ गैंग रेप हुआ और बाद में उनकी हत्या भी कर दी गई। तेलंगाना पुलिस विभाग के अनुसार बलात्कारियों ने पहले विक्टिम की स्कूटर को पंक्चर किया और उनकी मदद करने के बहाने उन्हें किसी झाड़ी के पास लेकर उन्हें वहां धकेल दिया और वहां उनका बलात्कार करने के बाद में उनका खून भी कर दिया। आरोपी गिरफ्तार हुए और करीब 9 दिन बाद पुलिस एनकाउंटर में वे मारे गए। इस मामले में 10 पुलिस कर्मियों के ऊपर मुकदमा चल रहा है। अदालत इस एनकाउंटर को फेक मानती है और ऑफेंडर्स तब जुवेनाइल थे। चौथा है शक्ति मिल रेप केस। मुंबई में एक 22 वर्षीय फोटो जर्नलिस्ट, 22 ईयर्स ओल्ड फोटो जर्नलिस्ट इंटर्नशिप कर रही थी। उनके साथ शक्ति मिल में एक जुवेनाइल सहित 5 लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया। 3 रिपीटेड ऑफेंडर्स को 4 अप्रैल 2014 को मौत की सजा सुनाई गई। अन्य 2 एक्यूज्ड में से एक को लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट मिली और दूसरा सरकारी गवाह बना। जुवेनाइल को रिमांड होम भेज दिया गया, फिर बाद में छोड़ दिया गया। 5वां केस, जिशा रेप केस। 28 अप्रैल 2016 को केरल के एर्नाकुलम में एक 29 वर्षीय दलित लड़की जिशा के साथ उनके घर में बलात्कार किया गया और उसकी हत्या भी कर दी गई। जिशा की हत्या भी बहुत दर्दनाक थी। असम से आए एक मजदूर 24 वर्षीय अमीर उल इस्लाम ने अपनी पुरानी रंजिश के चलते जिशा के पेट भी फाड़ दिए थे। आरोपी पकड़ा गया और सजा भी हुई। छठा है फ्रैंको मुलक्कल रेप केस। जून 2018 में एक नन ने एक बिशप फ्रैंको मुलक्कल पर बलात्कार का आरोप लगाया। आरोप के अनुसार बिशप ने केरल के कोट्टायम जिले में एक कन्वेंट का दौरा करते हुए 2014 से 2016 तक 13 बार उनके साथ बलात्कार किया। 3 अतिरिक्त महिलाओं ने बिशप पर सेक्सुअल ऑफेंस का आरोप भी लगाया, लेकिन अदालत ने बिशप को बरी कर दी। भारत के कैथोलिक चर्च के वे पहला बिशप हैं जिन्हें बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 7वां केस है हथरस गैंग रेप केस। 24 दिसंबर 2020 को भारत के उत्तर प्रदेश के हथरस जिले में एक 19 वर्षीय दलित महिला के साथ गैंग रेप किया गया था। 2 हफ्ते बाद दिल्ली के एक अस्पताल में उस लड़की की मौत हो गई। आरोपों के अनुसार विक्टिम के परिवार के सदस्यों के बिना ही लड़की का दाह संस्कार कर दिया गया, लेकिन पुलिस इस बात को नकारती है। आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई थी। 8वां केस, कथुआ रेप केस।
जनवरी 2018 में भारत के जम्मू और कश्मीर में कठुआ के पास रसाना बस्ती में एक 8 वर्षीय लड़की का किडनैपिंग, गैंगरेप और मर्डर हुआ। आरोपी गिरफ्तार हुए। 7 आरोपियों में से 3 को उम्र कैद की सजा हुई, 3 अन्य को 5 साल की सजा हुई और 1 को बरी कर दी गई। इस केस में बाद में पुलिस पर भी कार्रवाई हुई थी। नवा केस, उन्नाव रेप केस। 4 जून 2017 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक 17 वर्षीय दलित लड़की के साथ बलात्कार किया गया था। एक बड़े पॉलिटिकल लीडर को दोषी पाया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा हुई। 10वां बदाऊं रेप केस। 27 मई 2014 को उत्तर प्रदेश के बदाऊं जिले के कटरा गांव में 2 लेडीज के साथ गैंग रेप के बाद उनकी हत्या कर दी गई। सीबीआई ने आरोपियों को बेकसूर पाया, लेकिन पोक्सो कोर्ट ने सीबीआई के इस जांच को बाद में खारिज कर दिया। वैसे तो बहुत सारे और केसेस हैं, पर ये 10 केसेस बहुत चर्चे में रहे। इन सब केसेस के बीच अरुणाचल प्रदेश में जो हादसा हुआ, अगर इस खबर को आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप भी बहुत डिस्टर्ब फील करेंगे। एक आम इंसान का इसे सुनकर इस तरह रिएक्ट करना बहुत नॉर्मल है। मैंने भी बहुत डिस्टर्ब फील किया था। इस घटना में जो एलिज्ड विक्टिम है, उनका बयान है कि टीचर ने उन्हें पढ़ाई रिलेटेड कुछ मटेरियल देने के लिए अपने घर बुलाया और फिर बाद में उनके साथ यह गलत काम किया। जो एलिज्ड ऑफेंडर हैं, उनसे या उनकी फैमिली से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है या मेरे नॉलेज में नहीं है। इस घटना से मुझे बहुत सारी चीज़ों के बीच कुछ बातें बहुत गंभीर लगी। रेप के जो किस्से मैंने आगे सुनाया था, ये भी उन्हीं किस्सों सा बनने जा रहा है। मैंने इससे रिलेटेड अपनी खोज में कई ऐसे केसेस को पढ़ा जो हमारे आपके आम लोगों के कल्पना से बहुत परे हैं। रास्ते में चलते लोगों को उठा लेते हैं, अपने परिजनों से लोग सेफ नहीं हैं। 95% ऑफ रेप केसेस में रेपिस्ट या तो अपना कोई होता है या अपना कोई जान पहचान होता है। रिसर्चर्स ने रेप्स को भी अलग अलग तरीके में बांटा है। कोई बदले के लिए रेप करता है, कोई मेल डोमिनेंस के लिए रेप करता है, तो कोई सैडिस्टिक रेपिस्ट होते हैं जिन्हें दूसरों को तकलीफ देकर मजा आता है। इन सारी बातों के मद्देनजर कई देशों की तरह ही हमारे देश में भी महिलाओं के लिए और खास करके रेप के अगेंस्ट बहुत सारे स्ट्रिक्ट लॉज हैं। चाइना में मौत की सज़ा है, ईरान में भी मौत की सज़ा है, इजिप्ट, सऊदी अरब या नॉर्थ कोरिया, इन सब देशों में भी मौत की सज़ा है। लेकिन फिर भी इन देशों में भी रेप्स होते हैं, ये रुकते नहीं हैं। तो क्या सजाओं की कड़ी होने से लोगों को डर नहीं लगता? अब इन लोगों का क्या करें जिन्हें मौत से भी डर नहीं है। हम एक समाज में रहते हैं जहां अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के लोग रहते हैं। हम किसी का चेहरा देखकर नहीं बता सकते कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। एंड ऑफ कोर्स हमें अच्छे लोगों से कोई खतरा नहीं है, पर बुरे लोगों से है। तो हमें अपने लिए और समाज के लिए बुरे लोगों से बचना है और अच्छे लोगों के लिए जीना है। अब बचने के लिए हम हर किसी को जेल में तो नहीं डाल सकते, पर उनकी बुराई को कम से कम करने की हम कोशिश तो कर सकते हैं। देखिए, मैं जो कहने जा रहा हूँ, जो कहना चाह रहा हूँ, इसे कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसका गलत मतलब निकाल लिया तो मैं विलन बन जाऊँगा। बट बिलीव मी, आई एम फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी। तो प्लीज़ मैं जो कहने जा रहा हूँ इसे पॉजिटिवली लीजिएगा, निगेटिवली मत लीजिएगा। जैसे कि मैंने पहले कहा, हम एक समाज में रहते हैं और इस समाज में कई तरह के लोग रहते हैं। यहाँ औरतों की इज्जत करने वालों की भी कमी नहीं है, पर औरतों को एक सेक्स ऑब्जेक्ट या बच्चे पैदा करने वाली एक मशीन या सिर्फ मर्दों की सेवा करने वाली एक इंसान समझने वालों की भी कमी नहीं है। या तो ये सब पेरेंटिंग का नतीजा है या समाज का ही दिया हुआ ज्ञान है, और इसके लिए आप किसी इंडिविजुअल को दोषी नहीं मान सकते। इनफैक्ट न जाने कितने पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रैक्टिस को लोग देखते आए हैं, इसी बात को समझते आए हैं। एंड दैट हैज़ लेड टू द माइंड सेट ऑफ द सोसाइटी, माइंड सेट ऑफ द इंडिविजुअल्स। हमारे यहाँ तो औरतों का खैर दफ्तर जाना अभी हाल ही में शुरू हुआ है, बट आई फील प्राउड कि हमारे यहाँ औरतों ने भी लगभग मर्दों के साथ ही इस डेवलपमेंट को पकड़ा है। वरना कितने ऐसे सिविलाइज्ड, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ हैं जहाँ आज भी औरतों को जानवरों से भी बदतर ट्रीट की जाती है, दहेज के लिए उन्हें जलाई जाती है। लेकिन एक मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी के हिस्सा होने के कारण औरतें आज भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई है जितने की वो हकदार हैं। पर चिंता मत कीजिए, हम यहाँ मेल डोमिनेंस खेलते रह गए और लड़कियाँ आज स्कूलों में, कॉलेजों में, IIT में, UPSC में हम सब लड़कों को पीछे छोड़ रही हैं। लगभग सारे टॉपर्स लड़कियाँ निकल कर आ रही हैं। बट द सैड थिंग इज अगेन, सरकार, प्रशासन कितने भी कोशिश कर लें, जुर्म करने वाले कर ही लेते हैं।
तो मैं इसलिए कह रहा था कि हमें अच्छे लोगों के लिए जीना है और बुरों के लिए हमें तैयार भी रहना है। अभी हाल ही में केरला हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि अगर किसी महिला की ड्रेस सेक्सुअली प्रोवोकेटिव हो तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस नहीं बनेगा। अब अगर अदालत ने ये बात कही है तो कुछ लॉजिक होगी इसके पीछे। आप इसमें आर्ग्यू कर सकते हो कि ड्रेस से क्या लेना देना है, अपने आप को संभालो। नहीं, आप सही हो, एकदम सही हो। और ऐसी बात नहीं है कि हर कोई आपकी ड्रेस के कारण आप पर बुरी नजर डालेगा, पर ऐसे लोग समाज में हैं जिनके कारण आपकी ड्रेस आपके लिए खतरा बन सकता है। तो हमें उन लोगों से बचना है, उन्हें मौका ही क्यों देना। देखिए, आई एम फॉर द फ्रीडम ऑफ एवरी इंडिविजुअल, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ समवन्स मॉडेस्टी, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ समवन्स लाइफ। कहीं ना कहीं कुछ लड़कियां भी, ऑफ कोर्स नॉट ऑल, अपने आप को एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह प्रोजेक्ट करना चाहती हैं, कोशिश करती हैं। आप फेसबुक में देखिए, बुरा मत मानिएगा, फिल्मों में देखिए, एक आइटम सॉन्ग में एक लड़की को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। खैर, फिल्मों में इस तरह के सीन्स देने के लिए, इस तरह के सीन्स करने के लिए उन्हें पैसे मिलते हैं, लेकिन हम आम लोगों के लिए ये निगेटिव एलिमेंट्स अट्रैक्ट करते हैं। और कुछ ऐसे फैक्टर से कुछ सेक्शन ऑफ पीपल, नाउ दे हैव कंडीशनड देयर माइंडसेट। ये बुरा है, एकदम गलत है, पर उन्हें कौन समझाए। और इन्हीं सेक्शन ऑफ पीपल से हमें बचना है। आई होप यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं ये कथन नहीं कह रहा कि महिलाओं की आज़ादी पर रोक लगे, हम तालिबान थोड़ी ना है, लेकिन इन जैसे खतरों से बचने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। लेकिन ये बात भी फिर सच है कि सलवार कमीज में भी रेप होते हैं, 2 साल की बच्ची भी रेप की जाती है। बट इन केसेस को मैं एक कंडीशनड माइंडसेट का एक्सटेंडेड एक्शन मानूंगा। एक निगेटिव एलिमेंट्स के अंदर जो निगेटिविटी है उसे एक्सप्रेस करने के लिए वे वीकर प्रेड ढूंढते हैं, और उसी चक्कर में ऐसे बेचारे इनोसेंट लोग विक्टिम बन जाते हैं। आपके विचार अलग हो सकते हैं, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। महिलाओं के ड्रेस को लेकर पर लेक्चर देने के बाद हमारी जिम्मेदारी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। हमें अपने बच्चों को, खास करके जो लड़के हैं, उन्हें सेंसिटाइज करवानी होगी। महिलाओं के प्रति उनमें पॉजिटिव थॉट्स लाने होंगे। हमें उन्हें ये फील नहीं होने देना है कि महिलाएं किसी भी तरह से मर्दों से कमज़ोर हैं। हमें उन्हें ये नहीं दिखाना है कि पिता माँ से और वो अपनी बहन से बढ़कर है, और इसी से उनके अंदर महिलाओं के प्रति इज्जत जागेगी। वैसे भी कोई भी माँ या बाप अपने बच्चे को किसी का बुरा करना नहीं सिखाता। वो कभी कभी कहते हैं ना, हमारे ड्रेस पर बोलने के बजाय अब अपने बेटों को संभालो, अपने बेटों को समझाओ। सही है, पर हमें थोड़ी सी सावधानी बरतने में क्या जाता है। मैं जानता हूं कि इन बातों का शायद ही आप पर असर हो, पर जहां तक मैं समझ रहा हूं मैंने शेयर किया, आगे आपकी मर्जी। और जहां तक अरुणाचल प्रदेश में बलात्कार का मामला सामने आया है, यह बहुत ही दर्दनाक हादसा और एक संगीन जुर्म है। अभी फिलहाल आरोपी शिक्षक गिरफ्तार हुए हैं और बच्ची की हालत भगवान की दया से स्टेबल है। अभी सोशल मीडिया में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, कई तरह की थ्योरीज हैं, पक्ष विपक्ष का माहौल बन गया है। कोई दोषी बता रहा है तो कोई निर्दोष, और कुछ ने तो खुद ही फैसला कर लिया है। लेकिन सच कहें तो जज और अदालत के बगैर, इनके अलावा कोई फैसला नहीं कर सकता कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। कानून अपना रास्ता इख्तियार कर चुका है। अभी तक की जो बातें पर सामने आई है, उन सब बातों से लगता है कि समय का रुख, हालात और सबूत आरोपी शिक्षक के खिलाफ हैं, और लड़की का माइनर होना और उनके खुद का स्टूडेंट होना इस केस को उनके खिलाफ और मजबूत कर देता है। एक पल के लिए चले मान भी लेते हैं कि उन्होंने विक्टिम के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, म्यूचुअल कंसेंसस थी, फिर भी कानून कहता है एक माइनर के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना ही क्राइम है, रेप है। ऊपर से जनता में आक्रोश बहुत है। ये उस बच्ची के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। इसीलिए कहीं भी कुछ भी बोलने या लिखने से पहले दोबारा ज़रूर सोच लीजिएगा, और विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील करने की सोचेगा भी मत, क्योंकि पोक्सो कानून के तहत आपको सजा हो सकती है। पर सोचने वाली बात यह है कि इतने पढ़े लिखे लोग भी कानून जानते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी इस तरह के कदम उठाते हैं। इन सब बातों के बीच क्या हम कभी इस समाज में बदलाव ला पाएंगे? उस बच्ची के लिए दुआ और इस सवाल के साथ इस वीडियो को आज यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद।